दोस्तों, जय प्रकृति, जय संस्कृति। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। तो देश के हर कोने कोने से, हर जगह से डीलिस्टिंग का एक मुहिम चल रहा है और डीलिस्टिंग की मांग बढ़ते ही जा रही है। तो मैं इस डीलिस्टिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा वाले या आरएसएस वाले या हिंदू या ब्राह्मण ये सब एक नया तरीका निकाले हैं जिसका नाम है डीलिस्टिंग, यानी भाई भाई को ये आपस में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं, मरवाना चाह रहे हैं बोलकर ये लोग ऐसा कह रहे हैं। मगर वैसा नहीं है दोस्तों। डीलिस्टिंग की बहुत बड़ी पुरानी कहानी है। तो मैं अभी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो दोस्तों, जैसे कि पहले यानी कि अनुसूचित जाति में किया गया है, फिर बाद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में अभी किया नहीं गया है, मगर करने के प्रावधान उसमें डाल दिए गए हैं। मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, 1950 में जब अपना संविधान लागू हुआ था, तो उस समय में अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान उसमें किया गया कि भाई कौन से जाति है, जो कौन से कैस्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए, यानी कि अछूत ऐसा अलग अलग माना गया और अपर कैस्ट वालों के साथ उनको बहुत सारे वेदनाएं झेलनी पड़ी। तो ये कौन सी कैस्ट है ऐसा बोलकर उन्होंने क्या किया, फिर 1950 में उनको वो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया और उसके हिसाब से बहुत कुछ प्रोटेक्शंस भी उनको मिले, बहुत कुछ सेफ गार्ड्स भी मिले और एज यूजुअली उनको क्या रिजर्वेशन भी मिला। बस 1956 में इस प्रावधान में, अनुसूचित जाति के प्रावधान में डीलिस्टिंग जोड़ा गया। अभी 1956 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें डीलिस्टिंग जोड़ा गया। डीलिस्टिंग का मतलब हुआ कि जो कुछ भी व्यक्ति है जो अज़ा अपनी पहचान को छोड़कर ईसाई या फिर इस्लाम धर्म को अपना लेता है, तो उसको आर्टिकल 341 से वंचित होना पड़ेगा। यानी कि वो उस स्पेशल कैटेगरी, जो डिस्क्रिमिनेटेड कैटेगरी में उसको नहीं माना जाएगा बोलकर उसमें प्रावधान को लगाया गया। यानी जो कोई भी अपनी पहचान, यानी कि हिंदू की पहचान छोड़कर इस्लाम को या किसी ईसाई धर्म को अपना लेता है, तो वो उसको जो आर्टिकल 341 का जो उसको संरक्षण मिलता है उससे वो वंचित हो जाएगा। बस ये प्रावधान पहले था। फिर 1960 में इसमें सिख और बौद्ध को भी जोड़ा गया। जो भी बौद्ध है वो भी, और जो भी सिख है जो शेड्यूल कास्ट के है, वो लोग भी बस इसी तरह क्रिश्चियनिटी को या इस्लाम को अपना लेते हैं, तो वो भी आर्टिकल 341 से वंचित हो जाएंगे। यानी कि वो लोग डीलिस्टिंग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। रिजर्वेशन, संविधानिक कुछ संरक्षण, एनी सेफ गार्ड्स जो कुछ भी है उनको इससे वंचित होना पड़ेगा। तो ये बौद्ध के लिए और ये क्या सिखों के लिए। अब सिख तो कहाँ, पंजाब में रहते हैं, और ये बौद्ध जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र एंड पंजाब बौद्ध छोड़ के दूसरे एरिया में, एंटायर कंट्री कहीं भी हो बौद्ध, वहाँ से कहीं भी गए तो उनको ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन कैटेगरी में आते हैं। उनका
किसी तरह का प्रावधान नहीं रहता। जस्ट जो हिंदू से बौद्ध में चले गए, पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में होता है, तो उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों ये हुई बात अनुसूचित जाति की। तो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी जो है 1968-69 के दशक में इन्होंने अपनी निजी विधायक पार्लियामेंट में पेश किए। ये कांग्रेस के एक सांसद थे। तो इन्होंने अपने खुद के इस पर जब यानी कि जैसे ही 50 हो गया तो धीरे धीरे एरिया में क्या है, ईसाईकरण बढ़ते गया। ये लोग दोगलापन कर रहे थे, इधर ईसाई धर्म अपना रहे थे, इधर आरक्षण के बेनिफिट्स पे ले रहे थे। तो इस तरह से ये हुआ। तो इसको रोकने के लिए उस टाइम के जो महानुभाव है उनको मैं स्मरण करता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। तो उन्होंने कार्तिक उरांव जी ने, जो कांग्रेस के विधायक थे उस टाइम, कांग्रेस के सांसद थे उस टाइम पे, उन्होंने 1968-69 में एक प्राइवेट बिल को पेश किया, एक निजी विधायक को तो पार्लियामेंट में पेश किया गया। फिर उसके ऊपर चर्चा हुई, सब कुछ हुआ और एक संयुक्त कमेटी की भी गठन की गई। और ये संयुक्त कमेटी उस जो कुछ भी हो रहा था, ईसाईकरण हो या इस्लामीकरण हो, इस्लामीकरण तो नहीं हो रहा था मगर अपनी पहचान छोड़कर ईसाईकरण में जो लोग जा रहे थे, तो उन पर इन्होंने क्या किया, खास नज़र लगाकर उस पर पूरा इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने एक सिफारिश दी गई। उस सिफारिश के मुताबिक, जो ये कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 1969 17 नवंबर को उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपनी जनजाति एवं अपने विश्वासों को परित्याग कर इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसको जनजाति दर्जा से हटाया जाएगा। तो ये उनकी प्रमुख सिफारिश थी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण उस टाइम पे मंत्रिमंडल में 2 ईसाई थे और अपना 2 राज्य थे, एक नागालैंड और एक मेघालय। तो ये 2 जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत दबाव बनाया। फिर अगले दिन उसके ऊपर कुछ तो भी निकलने वाला था, कुछ कानून बनने वाली थी, वो एक ही दिन में जहाँ की वहाँ स्थगित रह गई। उसके बाद ये मुद्दा कभी भी बाहर आया नहीं है। तो इसके चलते चलते 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी की गई, यानी कि एक किया गया कि जो कुछ भी ऐसा करता है तो उसको उसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए बोलकर वहाँ पर भी एक केरला और गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड केशवानंदा भारती, ये दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो क्या बोलते ईसाईकरण ज़्यादा हुआ तो वो लोगों को डीलिस्टिंग के लिए बोलकर सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर आदेश था जो जनजातियों के लिए था। उसके बाद अभी ये जो गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट है, ये मोदी गवर्नमेंट है, जहाँ देश से अलग अलग हिस्सों से डीलिस्टिंग की मांग को देखते हुए उन्होंने 2022 में इस पर थोड़ा सा गौर दिया और साथ में एक एक्सपर्टाइज कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी इन्होंने गठन की, जिन उस कमेटी के अध्यक्ष के.जी. बालाकृष्णन जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी उन्होंने इस पर बहुत सारा क्या वो लोग यानी कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है परिवर्तन, कैसे हो रहा है धर्म संक्रमित, कैसे हो रहे लोग, उसके बाद जो हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए। हर हिस्से से, देश के हर हिस्से से ऐसी मांग बढ़ रही है। यानी कि जो धर्म है वो लोग अपना रहे हैं, अपनी जो जनजाति की विलक्षण एक लक्षण जो थे उससे छोड़ रहे हैं।
अपने जो विश्वास है, जो परंपरागत विश्वास है, उनको भी परित्याग कर रहे हैं और धर्म को अपना रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने एक कमेटी गठन की है, जिसको के.जी. बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पूर्व, और वो अपने दलित समाज के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने इनके साथ साथ 2 अन्य सदस्य है, तो ये सभी इस पर काम कर रहे हैं और आगे इसकी रिपोर्ट जो है 2024 में दिया जाएगी। जब ये दिया जाएगी उसके बाद कौन से सिफारिश आएंगी, उसके साथ अपन को आगे चर्चा करने में, यानी कि नेक्स्ट आने वाला टर्म जो है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आज की नहीं है। 1968-67 में जब कार्तिक उरांव जी ने इस मुद्दे को उठाया था, तो उसके बाद उन्होंने बिल पेश किया। वो बिल पेश होने के बाद चर्चा भी आई, एक संगठन में गठित किया गया, उनकी सिफारिश भी आई। जो लोगों जी जनजाति व अपने विश्वास को त्याग देते हैं, तो उनको इस जनजाति दर्जे से हटाना चाहिए बोलकर सिफारिश भी की। अगले दिन निकलने वाला था, उतने में वहाँ पर के तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने अगर वही सख्त कानून बनाया होता तो आज अपन को ये दिन दिखने को नहीं मिलता। अपनी आदिवासी संस्कृति मोस्टली डिस्ट्रॉय, ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रॉय हो गई है। अभी जो कुछ भी बचे हैं उनको बचाने की कोशिश में ही हम लोग लगे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ऐसा कानून हुआ। अगर से वो ठीक तरीके से होता था, वो कानून अगर सही तरीके से पारित होकर बाहर निकलता था, एक सख्त कानून बनता था, तो शायद ही आज अपन को ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी जहाँ की वहाँ रहते। ये क्या है, क्रिश्चियनिटी के दबाव में जब सरकार उनकी है, तो सरकार तो उनकी है भाई। उस टाइम पे नागालैंड का मिनिस्टर, नागालैंड का चीफ मिनिस्टर हो, मेघालय का चीफ मिनिस्टर हो, इन्होंने जाकर वहाँ पर क्या अन्य मिनिस्टर्स थे, वो लोगों ने दबाव बनाया और उसको वहीं रोक दिया। तो देखिए दोस्तों, अभी तो फेवरेबल कंडीशंस है अपने लिए। बालाकृष्णन कमेटी जो भी सिफारिश देगी वो तो देगी ही, साथ साथ अपन को भी अपने तरफ से हर देश के हर कोने से रिप्रेजेंटेशन भी जाना चाहिए। और जो 1970 का जो निजी विधायक जो कार्तिक उरांव जी ने लगाया, उस विधायक को जैसे के वैसा जो भी पारित किएगा उसको अपन सपोर्ट करना चाहिए। आइदर इट इज बीजेपी और एनी गवर्नमेंट, एनडीए हो या यूपी हो, कोई भी हो, अपन को क्लियर कट मैसेज जो भी देगा उसके लिए अपन काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, तो मैं फिर से आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो कोई भी इस मेरी बातों से सहमत है और जो नहीं सहमत है, वो लोग भी सुझाव दे सकते हैं मुझे। तो देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीटली वीडियो देखिए। उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो मुझको ज़रूर बताइए, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूं, पर तथ्यों के आधार पर और रियलिटी होनी चाहिए। अननेसरली कुछ भी बोलने से कुछ आने वाला नहीं है, और मैं यहाँ आकर कुछ भी बकूंगा तो होने वाला भी नहीं है। जो होगा वो संविधान से ही होगा। हमारी मांग है, अब जब हमारी मांग जेन्युइन रहेगी तो डेफिनेटली होगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। हर आदिवासी को समझना चाहिए, हर एससी को समझना चाहिए कि भाई ये डीलिस्टिंग चीज़ है क्या, और ये दोगलापन को रोकने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, इस पर आपको विचार विमर्श भी करना चाहिए, मुझको सुझाव भी देना चाहिए। आप भी अपने हिसाब से अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद।